हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइगर अर्थात बाघ ये एनवायरमेंट और इकोलॉजी की एक की स्टोन स्पीसी है, अर्थात एक कुंजी प्रजाति है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में या फिर फूड चेन में सबसे ऊपर निवास करती है और इसका पारिस्थितिकी तंत्र में रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। परंतु वर्तमान में कई कारणों के कारण यह दुविधा में है, संकट में है और इसका IUCN स्टेटस भी लगातार गिरता जा रहा है। और इसको कंट्रोल करना आपकी, हमारी और तमाम प्रकार के NGO या फिर तमाम प्रकार की वे संस्थाएं जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए कार्य करती हैं, उन सभी का दायित्व है। और इसीलिए 1972 में भारत में टाइगर रिजर्व नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका उद्देश्य इन टाइगर्स को संरक्षण देना था, साथ में इनका एक उचित प्रबंधन करना था। अब लगातार आप देखते हैं कि इनके प्रबंधन के लिए और साथ में इनको संरक्षण देने के लिए, इनको कंजर्व करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। और उन्हीं में से एक प्रकार का प्रयास है कि भाई जितने भी नेशनल पार्क होते हैं अर्थात राष्ट्रीय उद्यान है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं अर्थात वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहां पर यह टाइगर प्रोजेक्ट लागू करवाना ताकि संबंधित क्षेत्र में जितने भी बाघ हैं उनको उनका मैनेजमेंट और अधिक अच्छे से किया जा सके। और इसमें जो महत्वपूर्ण संस्था है उसका नाम है NTCA अर्थात इसको कहा जाता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और यह बताती है कि एक्चुअल में किस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करना है और यदि घोषित करना है तो वहां पर क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराना है और संबंधित क्षेत्र में कितना धन हमको इस काम के लिए देना है। इज दैट क्लियर? याद रखिएगा कि एक न्यूज है जिसमें मध्य प्रदेश में अब टोटल नंबर ऑफ 8 टाइगर रिजर्व होने की बात कही जा रही है। और इसमें जो 8वां टाइगर रिजर्व है वह है रातापानी वन्य जीव अभ्यारण्य वाला क्षेत्र, अर्थात ये आता है विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में, रायसेन जिला है और भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर, अर्थात जो मध्य प्रदेश की राजधानी है इससे लगभग 50 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर यह सिचुएटेड है। विंध्याचल पर्वत का नाम आपने अवश्य सुना होगा, विंध्य पहाड़ियों के मध्य में ये लोकेटेड है। याद रखें कि ये जो परमिशन मिली है ये NTCA के माध्यम से ही मिली है और जो परमिशन दी गई है ये मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन जो परमिशन दी गई है ये भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित की गई है। अब जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो नेशनल पार्क है, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये MP का 8वां टाइगर रिजर्व है, परंतु बहुत ही जल्द ये 8 से 9 भी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको नाम दिया जाता है माधव नेशनल पार्क, और ये जो माधव टाइगर रिजर्व है इसको भी बहुत ही जल्द मंजूरी मिल जाएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको मंजूरी मिल चुकी है, परंतु ये राज्य सरकार के पास प्रस्तावित है। राज्य सरकार इसको जैसे ही मंजूरी देती है तो भारत का 9वां या फिर MP का 9वां टाइगर रिजर्व भी उसको मिल जाएगा। अब जरा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाना होता है तो उसके लिए बहुत से क्राइटेरियाज होते हैं, उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है। परंतु आज के इस वीडियो में हम करंट सिनेरियो से लेकर भारत में कुल मिलाकर कितने टाइगर रिजर्व है इनके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो 55-56 टाइगर रिजर्व है अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूं, इन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इनमें से जो मेन डिस्कशन रहेगा वो जैसे कि यदि रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान की हम बात कर रहे हैं और यहां पर जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसके बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिस्कशन की आवश्यकता होती है। कारण यह है कि बहुत ही ज्यादा डिस्कशन, बहुत ही ज्यादा न्यूज में ये रहता है। और साथ ही साथ जैसे अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है इसकी यदि हम बात कर रहे हैं तो यहां पर थोड़ा इन डेप्थ चले जाना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। जरा ध्यान रखिएगा कि ये जो रातापानी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2007 से यह प्रस्तावित था और NTCA की भूमिका के कारण अब ये कारगर हुआ है। अब ये पूर्णतः टाइगर रिजर्व की भांति कार्य करेगा, अर्थात NTCA इसको धन भी प्रोवाइड कराएगा, विभिन्न प्रकार के जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें भी अपनी भूमिका निभाएगा। यदि आपको ये पूरी PDF चाहिए हो, क्योंकि ये PDF थोड़ी सी लंबी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको मेरे टेलीग्राम हैंडल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नाम है अभिषेक कुमार
ज्योग्राफी, या फिर आप डायरेक्ट QR स्कैन कर लें भाई तो भी आप चले जाएंगे। मैं बीच में थोड़ा सा एक्टिव नहीं था, इसका मेन रीज़न था कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, मेरा मोबाइल कुल मिलाकर टूट गया था, तो मैं 5-6 दिन यहाँ पर एक्टिव नहीं था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और साथ में यदि आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ये है वो चैनल जहां से आपको ये PDF आफ्टर अपलोडिंग दी वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी कोर्स से ऐड होना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है 2025 के लिए, 2026 के लिए और 2027 के लिए, आप उन लिंक पर भी क्लिक करके डायरेक्ट कोर्स को खरीद सकते हैं। तो यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पर क्लिक करके AKB लाइव कोड का यूज करें और AKB लाइव कोड का यूज किए जाने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल कराया जाएगा। सो बैक टू टॉपिक, यानी कि वापस आते हैं हम टॉपिक पर। तो यहां पर याद रखिएगा कि जो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य वाला क्षेत्र है इसको NTCA के माध्यम से भारत के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभयारण्य बनाए जाने की जो मंजूरी है यह दी है। और इसके द्वारा अब MP में टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आपको 8 देखने के लिए मिलेंगे। जो 9वां प्रस्तावित है उसके बारे में मैंने बता दिया कि भाई माधव नेशनल पार्क में माधव बाघ अभयारण्य अब बनने की कगार पर है, अर्थात जैसे ही राज्य सरकार से इसको मंजूरी मिलेगी या डिक्लेयर हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो NTCA संस्था है, जैसा कि बताया कि धन प्राप्त करने में अब यह हेल्प कराएगी, यानी कि इसका प्रबंधन कैसे करना है और साथ में इनका संरक्षण कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, ये तमाम बातें अब यहां पर अप्लाई होंगी। जो ये रातापानी वन्यजीव अभयारण्य वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा किसी भी नेशनल पार्क में 2 क्षेत्र होते हैं, एक होता है मुख्य क्षेत्र और एक होता है बफर जोन वाला एरिया। अब यहां पर क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं उनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। उससे पहले याद रखो कि ये जो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य वाला एरिया है इसका मुख्य क्षेत्र है लगभग 763.8 वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र और बफर जोन में आता है 507.6 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया, यानी कि चारों ओर तक का क्षेत्र। और इस हिसाब से यदि इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो 1271.4 किलोमीटर स्क्वायर ये हो जाता है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र अब क्या कहलाएगा, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आ जाएगा। सॉरी, पूरा क्षेत्र नहीं, इसमें से एक स्पेसिफिक एरिया टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आ जाएगा और साथ में जो संरक्षण किया जाएगा वो इस पूरे क्षेत्र में किया जाएगा। इससे होता क्या है कि भाई किसी भी एरिया को हम बेसिकली टाइगर रिजर्व बनाते क्यों हैं। टाइगर रिजर्व बनाए जाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यदि एनवायरमेंट इकोलॉजी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो उस संबंधित स्पीसी को संरक्षण मिल जाता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये नेशनल लेवल पर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है और साथ में जो टूरिज्म है इसको भी बढ़ावा मिलता है। और टूरिज्म के साथ साथ जब किसी भी स्थान पर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट संबंधित क्षेत्र की जो इकोनॉमी है इस पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा। हाउ? तो भाई वहां पर जो पर्यटक घूमने के लिए आएंगे उनके लिए एक नया इंफ्रा बनकर तैयार होगा, वहां पर एक नया माहौल बनाना पड़ेगा, यानी कि वहां पर रुकने रहने की व्यवस्था होगी, तो वहां होटल्स बनेंगी। और टूरिज्म के साथ साथ जब पर्यटक आएंगे ही तो अकेले नेशनल पार्क को घूमने के लिए तो नहीं आएंगे, तो अपने आप ही चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है वो टूरिज्म के हिसाब से ढलने लगता है। और जब टूरिस्ट आएंगे तो ये किसी स्थान पर रुकेंगे भी और किसी स्थान पर भोजन भी करेंगे, विभिन्न प्रकार की अन्य एक्टिविटीज करेंगे, और जब अदर एक्टिविटीज करेंगे तो यहां पर जो रोजगार के अवसर हैं वो भी सृजित होते हैं। तो किसी भी क्षेत्र को यदि टाइगर रिजर्व बनाना है या फिर मान लीजिए वहां पर नेशनल पार्क बनाया जाता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, तो इसका टूरिज्म और साथ में उस एरिया की इकोनॉमी पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलता है। नेगेटिव तो इसका एनवायरनमेंट पर नहीं ही देखने के लिए मिलेगा, परंतु हाँ पॉजिटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा मिलता है। और इसीलिए पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो सेम एज जो विंध्यन पहाड़ी वाला क्षेत्र है ये भी एक्चुअली में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में गिना जाता है, यानी कि विश्व के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर बहुत ही ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में ये काउंट होता है।
और ऐसे क्षेत्रों में यदि टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो एनटीसीए संस्था है जिसका नाम होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हिंदी में इसको कहा जाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 2005 में। और जो टाइगर टास्क फोर्स है इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी एनटीसीए की। इज दैट क्लियर? अब जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो याद रखो कि भारत की एक लेडी प्रधानमंत्री के तौर पर जाने वाली मैम इंदिरा गांधी, इनको अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है विभिन्न लोगों के द्वारा कि भाई इन्होंने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था या फिर इनके द्वारा जो नेशनल इमरजेंसी है ये लगाई गई थी। परंतु याद रखो कि ये आयरन लेडी वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 1971 की बात है। एक लेटर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है जो कि मैम इंदिरा गांधी ने अपने पुत्र राजीव गांधी को लिखा था। इस लेटर को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि हमें तोहफे में एक बड़े बाघ की खाल मिली है जो कि रीवा के महाराजा ने केवल 2 महीने पहले इस बाघ का शिकार किया था, उसकी खाल थी ये, और खाल उनके वॉल रूम में रखी हुई थी। जितनी बार मैं यहां से गुजरती हूं मुझे गहरी उदासी होती है। मुझे लगता है कि यहां पड़े होने के जगह पर या जंगल में घूम और दहाड़ रहा होता। इस लाइन का ये मतलब है कि भाई वह लेडी जिनको अक्सर हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट समझते हैं और यह बोलते हैं कि भाई ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी तक लगा दी थी और विभिन्न प्रकार के कई ऐसे कार्य किए थे जो कि एक्चुअली में नहीं करने चाहिए थे और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार ये सही थे। यदि हम एक डेमोक्रेसी के हिसाब से और साथ में एक ब्यूरोक्रेट के हिसाब से सोचें तो ये बिल्कुल सही बात है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से या जो डिसीजन लिए गए थे ये बिल्कुल सही थे। अब जरा सोचिएगा कि एक ऐसी लेडी जिन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई और जिनकी पहचान इस लेवल पर की जाती है कि भाई इनका जो डिसीजन लेने का तरीका था ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ये जानवरों के लिए उतनी ही ज़्यादा कोमल मनोभाव की थी और इन्हीं को श्रेय दिया जाता है एक्चुअली इन्हीं को श्रेय दिया जाता है भारत में टाइगर रिजर्व की शुरुआत किए जाने का। कारण यह है कि इनका जो मंत्रिमंडल था वहां पर एक व्यक्ति हुआ करते थे उस समय जिनका नाम था कर्ण सिंह। इनकी सिफारिश पर, अर्थात ये पूरा का पूरा मंत्रिमंडल की सिफारिश पर एक टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। और जब यह टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था तो राजस्थान कैडर के ये जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया है ये किस लिए जाना जाता है तो ये जाना जाता है अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले बंगाल टाइगर को ही संरक्षित किए जाने का प्रस्ताव था, फिर बाद में अलग अलग टाइप के अलग अलग शेरों को, अलग अलग बाघों के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जाने लगा। यानी कि किसी एक स्पीसी को ध्यान में नहीं रखा गया, परंतु याद रखो कि यहां पर जिस बाघ को संरक्षित किया जा रहा है उसका कैटेगरी है, उसकी प्रजाति है रॉयल बंगाल टाइगर और ये आता है पश्चिम बंगाल की सीमा पर। अब जब पश्चिम बंगाल में ये रॉयल बंगाल टाइगर है तो भाई बांग्लादेश में भी एक रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने के लिए मिलता है। ये अलग नहीं है, ये दोनों ही प्रजातियां सेम है। इज दैट क्लियर? साथ में याद रखो कि ये है सरिस्का जो कि आता है राजस्थान वाले रीजन में, इसको मैं पिंक से कर देता हूं। सरिस्का ये आता है राजस्थान वाले एरिया में, फिर आता है बुक्सा, ये भी आता है पश्चिम बंगाल वाले एरिया में। और ईयर एक बार आप देखते जाना, ईयर खासा इंपॉर्टेंट नहीं है परंतु हाँ ये टॉप 9 के आपको ईयर अवश्य याद होने चाहिए। इंद्रावती ये आता है छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, इंद्रावती से इंद्रावती नदी भी निकलती है। इज दैट क्लियर? और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भाई ये किसकी सहायक नदी है। फिर आता है नामदफा और ये नामदफा आता है अरुणाचल प्रदेश में। ये सभी बट ऑब्वियस है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होंगी, यानी कि किसी भी स्थान पर ऐसा नहीं है कि केवल और केवल टाइगर प्रोजेक्ट चला दिया है। यदि किसी भी स्थान पर टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाना है तो उसके लिए नेशनल पार्क और साथ में या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का होना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। एक और बात भाई, यदि आप मान लीजिए किसी भी बैच के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं फिर से रिकॉल कराता हूं कि पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और बैचेस से ज्वाइन होने के लिए आप AKV लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे आते हैं तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि 1982-83 में बना था, ये आंध्र प्रदेश में आएगा। दुधवा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा पर दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश में भी कहां तो जो तराई बेल्ट वाला एरिया है वहां यह मौजूद दिखाई देता है।
तराई बेल्ट या फिर तराई क्षेत्र वाला। जब आप उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ते हैं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में जो तराई क्षेत्र वाला रीजन है वहां यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। और साथ में जो कलकाड़ मुंडैथरई है ये तमिलनाडु रीजन में है। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये वन एंड ओनली नेशनल पार्क है। वन एंड ओनली कहाँ का? तो बिहार का। इसको भी याद रखना है कि ये यहाँ पर भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है। जो तदोबा है जिसको अंधारी भी कहा जाता है ये महाराष्ट्र में है, यह भी एक प्रकार के टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है। बांधवगढ़ ये भी मध्य प्रदेश में आता है, ठीक। और पन्ना टाइगर रिजर्व इसको भी मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। एक है डंपा जिसको मिजोरम में शामिल किया गया है, ये सेवन सिस्टर्स वाला भाग है। फिर आता है भद्र और ये भी कर्नाटका वाले क्षेत्र में हमें दिखाई देगा। एक पेंच महाराष्ट्र में भी है, याद रखो पेंच मध्य प्रदेश में भी आता है और पेंच महाराष्ट्र रीजन में भी देखने के लिए मिलेगा। परंतु मैंने यहाँ पर इसका ओल्ड नेम लिखा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नया नाम बताएंगे। मैंने ओल्ड नेम इसलिए लिखा हूँ कि भाई आपने यहाँ तक यदि वीडियो को देखा है ना, तो आप ये पूरी पीडीएफ को नोट डाउन करें और जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकते हैं कि भाई न्यू ओल्ड है ना, और साथ में सबसे बड़ा कौन सा है सबसे छोटा कौन सा है, तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूं कि एक्चुअली सबसे पहले यदि देखा जाए तो आप मुझे बताना कि फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। इसी वीडियो में मैंने आपको बताया है। साथ में जो सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है ये भी आप मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो महाराष्ट्र में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका न्यू नेम क्या है, और साथ में ओल्ड तो यही है पेंच, इसका नया नाम कुछ चेंज हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी के नाम पर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलेगा, उत्तरी सीमा के समीप। नामेरी ये आसाम में देखने के लिए मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें से जो अक्सर पूछे जाते हैं टाइगर रिजर्व वो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, उनको आपको स्पेशली पढ़ना है। यदि ईयर मान लीजिए ना भी याद हो तो भाई जब आप स्टेट सर्विस का एग्जाम देते हैं तो स्टेट सर्विस में जिस स्टेट के हैं आप वहां के टाइगर रिजर्व्स को आपने अच्छे से याद कर लेना है। इज दैट क्लियर? साथ में याद रखो कि जो सतपुड़ा है ये भी एमपी का है और यहां पर आपको विश्व के सबसे पुराने सागौन के वृक्ष देखने के लिए मिलेंगे। सागौन जानते हैं ना, यहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ओल्डेस्ट सागौन के ट्रीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक। और यहाँ पर पाए जाने वाले सागौन के वृक्ष ऐसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड फेमस है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये होशंगाबाद जिले के आसपास है ना, और यहाँ पर कई और वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। यहाँ का जो एक सबसे फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य माना जाता है वह है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। ये स्थानीय आधार पर यानी एमपी में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान है ये भी भाई ये तमिलनाडु रीजन में आता है। 2008 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जो उतंदी सीधा नदी ये वाला टाइगर प्रोजेक्ट है ये छत्तीसगढ़ रीजन में दिखाई देगा। फिर सतकोसिया हमें नजर आता है उड़ीसा वाले रीजन में, और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमें दिखाई देता है इस आसाम वाले क्षेत्र में अर्थात नॉर्थ ईस्ट वाले सेक्शन में। अब ये जो अचानक मार है याद रखो कि ये छत्तीसगढ़ में आता है, परंतु इसी का कुछ भाग अमरकंटक के आधार पर हमें मौजूद दिखाई देता है छत्तीसगढ़ वाले रीजन में भी, अर्थात इसका नाम है अमरकंटक अचानक मार बायोस्फीयर रिजर्व। और यही वह क्षेत्र है जिसके कारण एमपी में टाइगर रिजर्व के होने के कारण एमपी को मैन ईटर, एमपी वाला जो क्षेत्र है अर्थात मध्य प्रदेश को मैन ईटर की संज्ञा दी गई थी कि भाई एमपी मैन ईटर की समस्या से ग्रसित है। और मैन ईटर का मतलब क्या होता है? नरभक्षी। कारण यह है कि भाई यहां पर पाए जाने वाले जो टाइगर्स थे उन्होंने एक टाइम था जब स्थानीय आधार पर बहुत ज्यादा शिकार करना चालू कर दिया। याद करो मेरी स्टार्टिंग की लाइन जहां पर मैं ये डिस्कस कर रहा था कि कभी भी टाइगर्स के खत्म होने का कारण शिकार बहुत कम स्तर पर हुआ है ना। शिकार बड़े स्तर पर होना बहुत कम उत्तरदायी है, यानी कि भाई हम बोल रहे हैं कि टाइगर्स की जनसंख्या लगातार समाप्त हो रही है और इसका कारण है मेन शिकार होना, कि इनका शिकार किया जाता था राजा महाराजाओं के कारण। ये बहुत छोटा कारण है,
एक और कारण है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और दूसरा कारण है ये जो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि ये जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और इसके कारण जो वनों की कटाई की जा रही है, और वनों की कटाई के कारण जो इन शेरों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, और प्राकृतिक आवास नष्ट होने के कारण ये मानवाधिवास वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर जा रहे हैं, और ये भी एक उत्तरदायी कारण माना जाता है इन शेरों के नष्ट होने का, क्योंकि आवास ही नहीं बचा, आवास नहीं बचा तो जंगल नहीं बचे, यानी कि जंगल नहीं बचे तो जो पारिस्थितिकी तंत्र की चेन थी वो समाप्त होने लगी, घास के मैदान खत्म, शाकाहारी जीव खत्म, शाकाहारी जीवों के खत्म होने से ये अन्य जीव खत्म, और जब ये तमाम प्रकार के जीव खत्म तो इनका इंटर रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई एमपी में ये मैन ईटर की समस्या का होना इन जीवों की देन नहीं है, अपितु हम मानवों की ही देन है, और इसी को कंट्रोल करने के लिए और भी स्थानीय आधार पर कई प्रयास हुए थे फिर एमपी वाले क्षेत्र में। आज भले ही कम है, और आज अकेली एमपी में ही यह समस्या नहीं है, एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ में भी यह समस्या हमें विद्यमान देखने के लिए मिलती है। याद रखें, जो काली टाइगर रिजर्व है ये कर्नाटका में है। संजय दुबरी, जो संजय गांधी दुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर भी एक टाइगर प्रोजेक्ट है जिसको नाम दिया जाता है, इसकी लोकेशन आती है सीधी के आसपास वाले क्षेत्र में। जो मुदुमलाई है ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, नागरहोल ये कर्नाटका में ही आता है, और परबिकुलम ये दिखाई देता है केरला वाले रीजन में। जो सह्याद्री है ये महाराष्ट्र में है, और सह्याद्री क्या है तो पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट माउंटेन का नाम है, या फिर पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के रूप में जाना जाता है इस महाराष्ट्र वाले सेक्शन में। इसी के साथ जो बिलीगिरी रंगा मंदिर वाला क्षेत्र है, अब मंदिर क्यों है भाई, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है एक्चुअल में एक, है ना, तो यहाँ पर बिलीगिरी रंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इसको भी क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, एक टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया है। अब एक्चुअली इसको कहा जा रहा है कि ये कर्नाटका में आता है, परंतु यह जिस रीजन में आता है वो साइलेंट वैली वाला क्षेत्र है। कुछ भाग इसका कर्नाटका में है, कुछ भाग इसका केरला में है, और कुछ भाग इसका तमिलनाडु रीजन में लोकेटेड है, परंतु यदि मेनली पूछा जाए तो कर्नाटका। इसके अलावा आता है कवल जो कि तेलंगाना में है, सत्यमंगलम जो कि तमिलनाडु में है, मुकुंदरा हिल्स ये राजस्थान में है, बहुत बार नाम सुना होगा, नवेगांव नागजीरा ये महाराष्ट्र में है, अमराबाद ये तेलंगाना में है, पीलीभीत ये हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा, और इसी पीलीभीत जिले से एक नदी निकलती है जिसको नाम दिया जाता है गोमती, और ये पूरे गंगा नदी तंत्र की एकमात्र नदी कहलाती है जो कि मैदानी भाग से ओरिजिन लेती है। ठीक है, बियोरा है ना, ये दिखाई देता है हमको महाराष्ट्र में। फिर राजा जी ये भी हमें उत्तराखंड में ही मौजूद दिखाई देगा, अर्थात उत्तराखंड के जो दो सबसे फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, एक है हमारा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसको नाम दिया जाता है भाई क्या, इसका नाम होता है पहले पुराना नाम जिम कॉर्बेट, और एक और आ गया है यहाँ पर राजा जी राष्ट्रीय उद्यान वाला एरिया, ये दोनों ही नेशनल पार्क को इसमें शामिल कर लिया गया है। ओरंग आता है आसाम में, कामलांग आता है अरुणाचल प्रदेश में, और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई ये आता है तमिलनाडु वाले रीजन में। रामगढ़ विषधारी ये राजस्थान में मौजूद है, और जो रानीपुर वाला एरिया है ये उत्तर प्रदेश रीजन में हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ जो वीरांगना दुर्गावती वाला सेक्शन है ये मध्य प्रदेश में है, धौलपुर करौली वाला जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये राजस्थान में है, और तिमोर पिंगला वाला जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में है। अब आपके मन में सबसे बड़ी समस्या यह चल रही है कि भाई ये याद कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, जिस प्रकार से मैंने एक बार रीड किया, दूसरी बार रीड किया, ठीक है, तो आप इसको कम से कम 10 से 12 15 बार रीड कर लें। ठीक है, तो आपको केवल और केवल ये याद होना चाहिए जिसका मैंने कंसेप्ट बताया है वो, यदि मान लीजिए किसी का नाम चेंज हो जाता है तो वो, और साथ ही साथ यदि इसका कोई करंट सिनेरियो निकल कर आ जाता है तो वो वाली बातें आपको अवश्य याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ केवल और केवल नाम और इनका स्टेट कौन सा है, यदि स्टेट पीसीएस का एग्जाम आप देते हैं तो फिर इसकी लोकेशन भी आपको याद होनी चाहिए। साथ में याद रखना कि अभी हाल ही में ये जो रातापानी वन्यजीव अभयारण्य वाला एरिया था, इस यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया है। तो यहाँ पर अब जो लास्ट 3 है, अर्थात इससे पहले कौन सा बना, इसके पहले कौन सा बना, जो लास्ट 3 होते हैं वो आपको याद रखना है, और जो टॉप 9 की मैंने बात की थी ये तो आपको याद रखना ही होगा।
इज दैट क्लियर? यदि मान लीजिए ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और साथ में इस PDF को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं और साथ में आप अपने डाउट्स मुझसे यहां पर क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।